इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, है ना। और प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन, marginal rate of technical substitution and ridgeline, factor intensity, efficiency of production, return to a scale, technology change and production function, short run and long run production function, firm equilibrium, expansion path और special type of production function। तो इस क्लास में हम लोग पहला क्या डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ फिजिकल टर्म का बात करते हैं, फिजिकल टर्म का, है ना। यहाँ पर हमारा कॉस्ट एंड प्राइस इंक्लूड नहीं होता है। कॉस्ट या प्राइस या रेवेन्यू कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं, आगे हम लोग करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल हम लोग यहाँ पर देते हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्रिएटिंग एडिशनल यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि वुड है ना, टिम्बर है, टिम्बर को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके फर्नीचर बना देते हैं। तो अब फर्नीचर यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके रूपांतरण कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या था, इस टिम्बर का यूटिलिटी कुछ और था और यहाँ पर यूटिलिटी हमारा दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग प्रोडक्शन में क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्रिएटिंग यूटिलिटी करते हैं, यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, एडिशनल यूटिलिटी कि पहले वो जिस फॉर्म में है अब वो उस फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और उसका नया यूटिलिटी होता है। अब वो नए चीज दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हम जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन का बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, कि अगर हम इतना इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना होगा। इसको हम लोग देखेंगे क्यू इज ए, मान के चलते फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। तो यहाँ पर xi जो है वो क्या है, इनपुट है, इनपुट, और ये हमारा क्या है, q जो है वो आउटपुट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं इनपुट और आउटपुट का। अब इसका कुछ बेसिक एजम्पशन होता है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग को एजम्पशन लिया जाता है। तो उसी तरह से प्रोडक्शन का भी एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन हम लोग का मानना पड़ता है, ठीक है। एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि जब प्रोडक्शन फंक्शन का बात करते हैं तो ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड को डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू ए डिफिनिट टाइम पीरियड,
एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का बात करेंगे, प्रोडक्शन जो बात करेंगे एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का, एक दिन में, दूसरा दिन का, एक साल का, है ना। ये ओवरऑल उसका किसी भी फैक्ट्री का लाइफ टाइम का हम लोग नहीं लेते हैं, बल्कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का बात करते हैं, जैसे कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। दूसरा एजम्पशन जो है कि शॉर्ट रन में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को या प्रोडक्शन फंक्शन को दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं शॉर्ट रन और दूसरा को लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड के आधार पे नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम लोग फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर के आधार पे करते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर के आधार पे। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं, जो आउटपुट में चेंज के, आउटपुट में चेंज अगर होता है और आउटपुट के चेंज के साथ ये फैक्टर अगर चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर। लेकिन आउटपुट के साथ साथ अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होता है तो उसको हम लोग वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर मशीन लगाए हैं, कैपिटल मशीन, तो आप उत्पाद आउटपुट अगर आपका 0 भी है तब भी वो उतना ही रहेगा। दो अगर मशीन मान के चलते हैं, दो मशीन है, तो आप आउटपुट कीजिए या ना कीजिए, उसका आउटपुट 0 है तब भी वो दो मशीन है। और इसको आउटपुट अगर आप बढ़ाते भी हैं 2 3 4 5 100 जितना उसका कैपेसिटी है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये दो का दो ही रहता है। लेकिन हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है कि अगर हम ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, मोर आउटपुट अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमको रॉ मटेरियल या फिर फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर फिक्स मतलब आउटपुट के साथ चेंज नहीं करेगा और वेरिएबल फैक्टर आउटपुट के साथ चेंज करेगा। तो जब हमारा इस तरह का कंडीशन आता है जहाँ पर हमारा कुछ फैक्टर जो है वो फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर जो है वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन सा होता है, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। तो लैंड को हम लोग एज ए रेंट पर देना पड़ता है उसका, लेबर को वेज के रूप में, और कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका रिवार्ड मिलता है ना। यहाँ तो रिवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझाने के लिए इसको यहाँ पर बताना जरूरी है। और इंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन इज ओनली फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल स्थिर जितना भी है, फिक्स फैक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, एज ए कैपिटल के फॉर्म में लैंड को ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल गॉड गिफ्टेड होता है या नेचर फ्री गिफ्टेड होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने, उसको निकालने के लिए हमको लेबर या कैपिटल की जरूरत पड़ता है। तो एग्रीगेट हम लोग ये चीज़ ले लेते हैं। तो शॉर्ट रन में हमारा लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये तीनों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में हमको क्या होता है, सब वेरिएबल हो जाता है। तो हमको लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमको लैंड को बढ़ाना होगा, ये भी बढ़ा सकता है, लेबर को भी बढ़ाएंगे, कैपिटल भी हमारा जरूरत पड़ेगा, इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन इंटरप्रेन्योर को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, तो थ्रू द शेयर मार्केट, है ना, शेयर बेचकर। कि अगर पहले हम एक थे, अगर कंपनी हम एक्सटेंशन करते हैं, तो हम शेयर जब बेचते हैं शेयर बाजार में, तो अब उसका मालिक कोई और हो जाता है। जैसे कि अगर 100% किसी भी कैपिटल का ऑनर एक व्यक्ति है, तो अगर वो 51% अपने पास रखता है और 49% का वो शेयर को सेल कर देता है, तो यहाँ पर अगर 49% अगर इसको 1% लेता है, तो टोटल यहाँ पर मालिक कितना हो जाता है, 50। ठीक है, एक खुद हो गया और 49
ये हो गया। तो एंटरप्रेन्योर लॉन्ग रन में वेरिएबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट एजम्पशन जो है, वो जब भी हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का प्रोडक्शन का बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी प्राइस ऑफ एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हम किस मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, या इसको हम लोग टेक्निकल इफिशिएंसी भी बोलते हैं, टेक्निकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टर प्राइस एक पार्टिकुलर शॉर्ट रन में, और ये बेसिकली हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन में, है ना। टेक्नोलॉजी एंड फैक्टर प्राइस जो होता है शॉर्ट रन में हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो पहले भी डिस्कस कर दिए हैं कि प्रोडक्शन में इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन ही केवल देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, वो भी फिजिकल टर्म में। यहाँ पर प्राइस को इंक्लूड नहीं करते हैं, मॉनेटरी टर्म में यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारा टर्मोलॉजी यूज होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ता है, और उससे हमारा नेट एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम में बहुत आता है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो एडिशनल अगर हम लोग मार्जिनल अगर लेते हैं तो मार्जिनल का कहने का मतलब अगर एडिशनल इनपुट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टोटल आउटपुट में हमको कितना इंक्रीजमेंट होता है। तो एमपी, अब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ मान के चलते हैं कि क्यू इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यहाँ पर जो टोटल आउटपुट जो चेंज होगा हमारा, वो लेबर से भी चेंज होगा, लेबर और कैपिटल के कारण चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट रन लेते हैं कि एक फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो लेबर को अगर हम बढ़ाते हैं, एक यूनिट लेबर को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट में कितना चेंजिंग होगा। तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, एडिशनल चेंज इन लेबर के कारण हमारा टोटल आउटपुट में कितना चेंजिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। और जब हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो डी क्यू बाई डी एल, अगर हम एम पी एल निकाल रहे हैं, एम पी एल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम पी एल, और दूसरा एम पी के, डी क्यू बाई डी के इक्वल टू एम पी के। ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसको निकाल रहे हैं, या मार्जिनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, है ना। तो यहाँ हम लोग दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान के चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल। और जब हमको इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर या एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो हम इसको लिखते हैं एपीएल या एपीके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बाई एल, या ये बन जाएगा क्यू बाई के, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एल के बटा एल, या एफ एल के बटा के। उसी तरह से हम लोग एम पी के को भी लिख सकते हैं, एम पी के इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, या फिर इसको दूसरा बहुत तरह से लिखा जाता है, या इसको दूसरा तरह से लिख सकते हैं, एम पी के इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल डेल एल इक्वल टू एफ डैश
एल के बार बटा एफ डैड एफ एल डैश एल बाई के बटा एल, सॉरी एल नहीं होगा, सीधा सीधी होगा। तो एम पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एल एल के, और एम पी के इक्वल टू एफ डैश के एल के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम लेते हैं कि Q इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा और के टू द पावर बीटा, तो यहाँ से हम एम पी एल कैसे निकालेंगे, तो डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ पर हमारा अल्फा सामने आ जाएगा, एल अल्फा माइनस 1 के टू द पावर बीटा, या फिर इसको हम लोग अल्फा ए एल अल्फा बटा एल के टू द पावर बीटा, या अल्फा इक्वल, या फिर अल्फा इसका वैल्यू कितना है हमारा एक्स है, क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बटा एल। तो इस तरह से हम इसका एम पी एल निकालेंगे। तो उसी तरह अगर हम एम पी के निकालेंगे तो एम पी के क्या हो जाएगा, बीटा क्यू बटा के। और जब इसका हम ए पी एल निकालेंगे तो ए पी एल क्या हो जाएगा, ए एल अल्फा के बीटा बटा एल, या फिर क्यू बाई एल, और ए पी के इक्वल टू सेम हो जाएगा क्यू बाई के। तो इस तरह से हम लोग एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालते हैं या प्रोडक्टिविटी को निकालते हैं। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा एमआरटीएस। एमआरटीएस एल फॉर के, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली हमारा क्या बताता है कि लेबर के बदला या फिर एक फैक्टर दूसरे के फैक्टर के बदले में कितना सब्स्टिट्यूट होगा, है ना, लेबर फॉर कैपिटल। तो मान के चलते हैं कि हमारा आइसोक्वांट है ना, एक्चुअली एमआरटीएस जो है, एमआरटीएस आइसोक्वांट का स्लोप को कहते हैं। जैसे इंडिफरेंस कर्व में हम लोग आईसी कर्व के स्लोप को क्या बोलते थे, एम आर एस एक्स फॉर वाई। तो उसी तरह से यहाँ पर आइसोक्वांट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्वांट के स्लोप को एम आर टी एस एल फॉर के। तो यहाँ पर हम लोग के ले लेते हैं और ये एल, तो इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, डेल के बाई डेल एल। स्लोप नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो डी के बाई डी एल। तो यहाँ पर भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, एम आर टी एस एल फॉर के इक्वल टू माइनस डी के बाई डी एल, या फिर इसको हम लोग एम पी एल बटा एम पी के होगा, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, या फिर इसी को हम लोग दूसरा टर्म में लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल बटा डी क्यू बाई डी के। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, है ना। तो यहाँ पर जब हम स्लोप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, ये के एल 0 और ये आइसोक्वांट है। तो सेम यहाँ पर भी है, ये क्या है, आइसोक्वांट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो ये यहाँ पर जब ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पर भी हो जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस में ये यहाँ पर मान लेते हैं ए और ये यहाँ पर बी। तो ए पर क्या हो जाएगा, एम पी के इक्वल टू 0 हो जाता है, और बी पे हमारा एम पी एल इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिलेगा लेबर और कैपिटल का। जैसे कि हम लोग यहाँ पर वन फैक्टर
के टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा MPL इक्वल टू 0 होता है, तो TP यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों पॉइंट पे टोटल में क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम, और यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, एक फैक्टर के सेंस में, यहाँ पर L का और यहाँ पर K का। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से ये एरिया जो है ऑप्टिमम एरिया है। ऑप्टिमम एरिया कहने का मतलब कि प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सिमिलर अगर देखते हैं A और B पॉइंट पे, तो A पे हमारा क्या MR TS L4K जो है वो हमारा MPL/MPK, तो यहाँ पर K 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर B पॉइंट पे हमारा MR TS L4K जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब जब आइसोक्वांट, फैमिली ऑफ आइसोक्वांट या मेंबर ऑफ मैप ऑफ आइसोक्वांट रहेगा, है ना, तो उस समय हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन एरिया को देखने के लिए, है ना, तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है दूसरा, रीच लेन। रीच लेन ये के हो गया, एल हो गया, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आइसोक्वांट 3। तो जहां पर इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाता है, वो सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, रीच लाइन। अब यहाँ पर क्या ऊपर वाला कहलाएगा अपर रीच लाइन, और नीचे का कहलाएगा लोअर रीच लाइन, है ना। तो ये सारे जो यहाँ पर, ये यहाँ पर भी MPK इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी MPK इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर भी MPK इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारा MPL इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी MPL इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी MPL इक्वल टू 0 है। तो जहाँ ये एरिया हमको क्या बता रहा है कि ये यहाँ पर ऑप्टिमम मतलब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, और यहाँ के बाद अगर हम यूज करते हैं कैपिटल को, तो ये हमारा इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। तो ये हमारा ऑप्टिमम रीजन ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि इसी एरिया में प्रोडक्शन हो सकता है या फिर किया जाता है। और आउट ऑफ रीच लाइन हम क्या कहते हैं इस पॉइंट पे, रीजन ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस। रीजन ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस, है ना, कि यहाँ पर उत्पादन करना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण टोटल प्रोडक्शन हमारा घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रीज लाइन के बारे में बोल सकते हैं कि रीज लाइन क्या है, कि द रीज लाइन्स आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोक्वांट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर इज 0। तो यहाँ पर ये जो लोकस है, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। तो ये इसलिए यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई भी फर्म किस आइसोक्वांट के किस रेंज में उत्पादन कर सकता है। तो इसको हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्शन। रेंज ऑफ प्रोडक्शन इन फैमिली ऑफ आइसोक्वांट।
ठीक है, तो ये हम लोग का था रिज लाइन। फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर इंटेंसिटी ना, फैक्टर इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि संसाधनों की गहनता, कि किसका ज्यादा उपयोग करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर का या फिर कैपिटल का, लेबर या कैपिटल। तो उसको हम लोग आइसोक्वांट में किस तरह से इसको हम देखेंगे, तो इसको हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2। अगर ये यहाँ पर प्रोडक्शन करता है और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्शन, ये K है और ये L है, ये K1, L1, K2, L2। तो अब इस केस में क्या है कि अगर इस पॉइंट पे अगर प्रोडक्शन करता है कोई भी फर्म, रहते क्या चाहिए, फैक्टर इंटेंसिटी। ठीक है, तो ग्राफिकली तो हम लोग को पता चल जाता है कि लेबर इंटेंसिव यूज कर रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव, कि जिसकी तरफ ज्यादा होगा, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर ए पे उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा कैपिटल का यूज कर रहा है और लेस लेबर का यूज कर रहा है ना। और यहाँ पर बी पॉइंट पे ज्यादा लेबर का यूज कर रहा है और कम कैपिटल का यूज कर रहा है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, कि हम कैसे कहेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव है। तो इसको हम लोग, यहाँ पर भी स्लोप है, यहाँ पर भी स्लोप है, तो दोनों को स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, MRTS L4K, इसके बराबर होता है MPL बटा MPK। तो अगर हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और फंक्शन क्या होता है A L टू द पावर अल्फा और K टू द पावर बीटा। तो अगर हम यहाँ से इसका MPL निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा x बटा L, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, और x बाय L का हम लोग लिख सकते हैं APL। उसी तरह से MPK इक्वल टू होगा बीटा x बाय L इक्वल टू बीटा APK, और इसमें यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा APL बटा बीटा APK। तो यहाँ पर अल्फा बाई बीटा जो है ये हमारा दिखाता है क्या, रेशियो ऑफ अल्फा बाई बीटा shows the factor intensity, shows the factor intensity कि यदि अल्फा ज़्यादा होगा बीटा से तो इसका मतलब कि लेबर इम्प्लॉयड ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ कैपिटल, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है तो इसका मतलब कि कैपिटल इज ग्रेटर देन लेबर। तो जिसमें ज़्यादा यूज होता है उसी का इंटेंसिटी बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव, और ये हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। तो कभी कभी पूछता है कि फंक्शन दे देगा, इसके जगह पर दूसरा फंक्शन दे देगा कि x इक्वल टू B0 बटा x1 B1 x2 B2। अब यहाँ पर फैक्टर इंटेंसिटी निकालना है तो यहाँ पर सीधा सीधी B1 बाय B2, अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो इसका मतलब क्या होगा, या ये हमारा लेबर हो गया, ये कैपिटल हो गया, तो यहाँ पर ये लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लेबर इंटेंसिव को समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं तो इस जगह पर इस ए पॉइंट पे क्या है K/L रेशियो, और यहाँ पर K2/L
L2 रेशियो। तो K1 ऊपर का डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। K1 बाय L1 इज ग्रेटर देन K2 बाय L2। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ए पॉइंट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्टर इंटेंसिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ये प्योर ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कि जो कंपनी है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से यूज कर रहा है, एफिशिएंट वे पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि इफिशिएंट, तो जो इफिशिएंट फर्म होता है उसका क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिस्ट इनपुट में मोस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है ना, मतलब कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसी के चलते इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, भी इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं तो एफिशिएंसी का एक अलग पैरामीटर कांस्टेंट पैरामीटर होता है, कांस्टेंट पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि हमारा कितना, जो कंपनी है या फिर प्रोडक्शन कितना एफिशिएंट है। तो अगर हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का बात करें तो ये हमारा ए जो पैरामीटर है कांस्टेंट पैरामीटर, तो ये हमारा बताता है इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन को, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो मोर एफिशिएंट फर्म होगा, एफिशिएंट फर्म होगा उसका ए लार्जर होगा, और जो लेस इफिशिएंट फर्म होगा उसका ए स्मॉलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, तो रिटर्न टू स्केल में हम लोग क्या देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट, जब हम इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, किसके टर्म में, फिजिकल टर्म में। ठीक है, तो फिजिकल टर्म में हम लोग देखते हैं, तो अगर हम जितना इनपुट डाल रहे हैं और इनपुट के बराबर ही आउटपुट चेंज हो रहा है, कि अगर हम लेमडा क्यू अगर ऐड कर रहे हैं और हमारा आउटपुट भी लेमडा ही हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर हम जितना आउटपुट डाल रहे हैं उतना, अगर उससे ज़्यादा अगर हमको इनपुट मिल रहा है, कि अगर हम लेमडा इंक्रीज करते हैं इनपुट और लेमडा स्क्वायर अगर हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट, तो ये हमारा कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और अगर हम लेमडा इनपुट इंक्रीज करते हैं और 1 बाय लेमडा होता है हाफ, तो ये हमको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। तो अगर हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का अगर हम बात करते हैं, लेके चलते हैं, तो ये Q इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा और के टू द पावर बीटा। तो यहाँ पर हमारा अगर अल्फा प्लस बीटा होता है 1, तो ये हमारा दिखाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेस देन 1 होगा तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आइसोक्वांट कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कोई यहां पर केवल पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, या फिर स्ट्रेट है। तीन तरह से पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जब कॉन्वेक्स होगा तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा MRTS जो होगा L4K वो लेस देन 1 होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इस केस में क्या होगा, MRTS L4K ग्रेटर देन 1, और इस केस में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L4K इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, कि एक एक्स्ट्रा लेबर के लिए ज्यादा हम, सॉरी ये लेस देन 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि हर एडिशनल के लिए कैपिटल का पहले ज़्यादा उसके बाद कम मात्रा सैक्रिफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और स्ट्रेट लाइन आइसोक्वांट होगा तो इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग किस तरह से निकालते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को मेजर हम लोग कैसे करते हैं, ये सिंबल होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, सिग्मा, परसेंटेज चेंज इन K/L रेशियो बटा परसेंटेज चेंज इन MRTS L4K। या इसी को हम लोग दूसरा तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू, या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डेल K/L बटा K/L डिवाइडेड डेल MRTS L4K बटा MRTS L4K। या फिर इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरा फॉर्म में, किसी भी फॉर्म को यहाँ पर दिखा सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि D बाई हाँ डेल K/L डिवाइडेड डेल MRTS L4K इंटू MRTS L4K बटा K/L रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टर प्राइस रेशियो का अगर बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टर प्राइस रेशियो का, जो आगे इसको और क्लियर करेंगे जब फर्म इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तब। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन K/L रेशियो बटा परसेंटेज चेंज इन R/W। तो यहाँ पर R क्या है, कैपिटल प्राइस है, और W यहाँ पर लेबर प्राइस है, या इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं और इसको वेज बोल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर
इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर प्राइस रेशियो, फैक्टर प्राइस रेशियो यानी कि R/W। ठीक है, या इसको बहुत तरह से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल K/L बटा K/L बटा यहाँ पर हो जाएगा डेल R/W डिवाइडेड R/W, या फिर इसको दूसरा टर्म में हम लोग देख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डेल K/L बटा डेल R/W इंटू R/W बटा K/L। तो इस तरह से हम लोग दोनों का, एक इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टर प्राइस के साथ, तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। टेक्निकल चेंज या फिर प्रोग्रेस एंड द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, टेक्निकल चेंज एंड टेक्निकल प्रोग्रेस एंड द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब जब टेक्निकल चेंज होता है तो प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर टेक्निकल का कहने का मतलब, टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी का मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो टेक्निकल प्रोग्रेस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन दिया था, टेक्निकल प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट हिग्स, है ना। और पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है। तो जैसे न्यू इन्वेंशन होता है, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है, तो वो दोनों कारण से हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस हो सकता है। या फिर न्यू इन्वेंशन, दूसरा इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जिसका अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो फर्म क्या करेगा, ज़्यादा उसको लगाए, जिसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा लगाएगा, और इसका कम होगा उसको कम लगाएगा। मतलब कि ज़्यादा वाला को, कम वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा ज़्यादा वाला के साथ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वाला, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, तो पहला को हम तीन टाइप का, बेसिकली थ्री टाइप होता है। पहला को बोलते हैं हम लोग कैपिटल डिपिंग या यूजिंग, या फिर इसी को बोलते हैं लेबर सेविंग, कि एक को यूज करेंगे तो दूसरा को सेव करना होगा, है ना। इसी चलते कैपिटल डिपिंग या कैपिटल यूजिंग या लेबर सेविंग। दूसरा होता है लेबर डिपिंग या यूजिंग, या फिर इसी को बोलते हैं कैपिटल सेविंग। और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल
टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस, तो यहाँ पर याद रखिएगा टेक्निकल प्रोग्रेस जो है आपको इंटरनेशनल ट्रेंड में भी पढ़ना होगा, माइक्रो में भी पढ़ना होगा और ग्रोथ में भी पढ़ना होगा, मैक्रो में भी पढ़ना होगा। सबका कंटेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए कैपिटल डिपिंग या फिर लेबर सेविंग क्यों कहेंगे इसको, इसमें क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा अगर हो रहा होगा लेबर से, तो यहाँ पर हम लेबर को, कैपिटल का ज़्यादा उपयोग करेंगे, लेबर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। या फिर ये सस्ता भी हो जाए, प्राइस के टर्म में अगर हम देखते हैं तो अगर कैपिटल हमारा सस्ता है और लेबर महंगा है, तब भी हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल को ज़्यादा यूज करेंगे और लेबर को कम करेंगे। इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर भी हम लेबर का ज़्यादा उपयोग करेंगे और कैपिटल को कम, मतलब कि कैपिटल के जगह पर लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या फिर वेज जो है वो लेबर प्राइस जो है वो कम है, लेबर प्राइस जो है कम है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पर जो डियरर, यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं डियरर एंड चीपर, तो जो चीपर होगा उसको ज़्यादा यूज करेंगे और जो डियरर होगा, महंगा होगा, उसको कम यूज करेंगे। और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है वो सेम रेशियो में इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग देखते हैं कि इसका सबसे पहला टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण हमारा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या असर पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, और कैपिटल यूजिंग और लेबर यूजिंग से किस तरह से इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करता है। पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल प्रोग्रेस में क्या होगा कि सेम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट रन अगर हम लेते हैं, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका ये प्रोडक्शन फंक्शन हो गया टीपी। तो इसको उत्पादन करने के लिए इतना हम लगा रहे थे लेबर, है ना। यहाँ पर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो अब यहाँ पर अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होता है तो सेम लेबर लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर कर रहे थे इतना, सॉरी टीपी, अब हम इसको यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन चेंज कर जा रहा है, क्यू डैश फंक्शन ऑफ एल एंड के। दूसरा, अगर दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा अगर वेरिएबल है आइसो क्वांट के टर्म में, तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि पहले हम 100 यूनिट उत्पादन कर रहे थे और इतना कैपिटल एंड लेबर लग रहा था। अब टेक्निकल प्रोग्रेस जब हम कर रहे हैं तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, है ना, और ये भी सेम लेवल ऑफ उत्पादन कर होगा, लेकिन इससे लेस हमारा कैपिटल और लेबर लगेगा, है ना। तो टेक्निकल प्रोग्रेस कहने का मतलब क्या होगा कि मोर प्रोडक्शन with given level of factors of production, या फिर इसको दूसरा तरह से भी कह सकते हैं कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं या कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा कैपिटल यूजिंग अगर होता है टेक्निकल प्रोग्रेस
और लेबर सेविंग, तो इस किस तरह से हमारा प्रोडक्शन पे इन्फ्लुएंस करता है। तो मान के चलते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर हो रहा था उत्पादन, तो जिसके तरफ जो भी हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो उसके तरफ आइसोक्वांट का जो स्लोप है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इधर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 100 यूनिट उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर भी 100 यूनिट उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कम लगेगा जबकि यहाँ पर आपको ज़्यादा लगेगा। तो ये डिस्टेंस याद रखिएगा कि कैपिटल सेविंग अगर बोलेगा तो वहाँ पर ये दो आइसोक्वांट के बीच आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा। अगर लेबर बोलेगा तो लेबर का इस तरह से होगा कि ये पहले था और अब ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। और जब न्यूट्रल होगा तो दोनों का बराबर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस और प्रोडक्शन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है रन, ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। देखिए जब प्रोडक्शन हमारा शॉर्ट रन होगा तो कुछ फैक्टर फिक्स होंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल होगा। तो शॉर्ट रन को हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें कौन सा लॉ लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर एक सारे फैक्टर फिक्स है, अगर एक फैक्टर को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, घटने लगेगा, है ना, कि पहले बढ़ेगा फिर मैक्सिमम होगा और फिर डिक्रीज करेगा, है ना। और यही हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लागू होता है, या फिर इसको एग्रीगेट करके हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो इसको हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ में टीपी ये एमपी, यहाँ मान के चलते हैं कि एल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एल एंड के, और के यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इधर टीपी एमपी और एपी तीनों चीज इधर होता है, और यहाँ से ही शुरू होगा एपी, एपी एल एमपी एल। तो यहाँ पर ये टीपी कर्व है, और जहाँ पर यहाँ पर बस याद रखना है आप लोग को इसका रिलेशन है, और कर्व को कहाँ पर हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, है ना। तो देखिए पहला चीज यहाँ पर क्या होगा कि इसको 3 स्टेज में बांटते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेज, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज, ठीक है। तो पहला चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जहां पर एमपीएल मैक्सिमम होगा, है ना, वहां पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टीपी वहां पर अपना कर्वेचर चेंज करता है, टीपी चेंज ओवर कर्वेचर, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर एमपी जो है, एमपीएल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये पहला रिलेशन इसमें होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा कि जहां पर एपीएल मैक्सिमम होगा, एपीएल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, वहीं पे एपीएल इक्वल टू एमपीएल होगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एमपीएल जहां पर 0 होगा वहां पर टीपी मैक्सिमम होगा, और जब एमपीएल
नेगेटिव होगा तो टीपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा स्टेज वाइज देखते हैं, है ना, कि तीनों स्टेज को हम लोग पहचानेंगे कैसे और वहां पर क्या होता है। पहला स्टेज में क्या होता है, पहला स्टेज हम लोग किसको कहते हैं, फर्स्ट स्टेज, जहां पर एपीएल मैक्सिमम होगा और एपीएल इक्वल टू एमपीएल होगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज किसको कहते हैं, जहां पर एमपीएल इक्वल टू 0 और टीपी मैक्सिमम होगा। और थर्ड स्टेज कहां पर बोलते हैं, जहां पर एमपीएल नेगेटिव और टीपी डिक्रीजिंग करेगा, है ना। तो तीनों स्टेज आपको समझ में आ गया कि ये पहला फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेचर। तो जब फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है तो यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न कहने का मतलब जितना हम इनपुट बढ़ाएंगे उतना से ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि उत्पादन बढ़ेगा बढ़ते दर पे, है ना, इंक्रीजिंग रेट पे यहाँ बढ़ेगा। लेकिन सेकेंड स्टेज में हमारा क्या होगा कि टोटल उत्पादन तो बढ़ेगा, है ना। पहला स्टेज में क्या होगा कि टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, कि एक लेबर लगाए तो 2, तीसरा लगाए तो 4, है ना, तो टोटल और फिर 8, इस तरह से बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ टोटल अगर हम देंगे तो 2, 6, 12, तो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। और दूसरा स्टेज में क्या होता है कि यहाँ तो टीपी बढ़ता है ना, टीपी इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, है ना। मान के चलते हैं टीपी इक्वल टू 50 है तो एक एडिशनल बढ़ाए तो 10 बढ़ा, तो ये कितना हो गया 60। फिर दूसरा बढ़ाए तो 8 बढ़ा, मतलब कि पहले से कम बढ़ रहा है। फिर तीसरा बढ़ाए तो ये 6 बढ़ा, है ना, तो यहाँ 68 हो गया। फिर 6 बढ़ाए तो ये 74 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंड स्टेज में जो है वो डिक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। और थर्ड स्टेज में टीपी जो है वो घटता है, और घटता है कैसा, इंक्रीजिंग रेट से घटता है, इंक्रीजिंग रेट से, है ना। तो अब यहाँ पर शॉर्ट रन में हमारा तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। तो अब कोई भी फर्म जो होगा, एक रेशनल फर्म जो होगा, रेशनल फर्म प्रोडक्शन किस स्टेज पे करेगा, है ना, तो वो सेकेंड स्टेज में करेगा। और प्रैक्टिकल में यही पाया जाता है सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे, रिटर्न टू स्केल नहीं। जब रिटर्न टू स्केल बोलते हैं तो वो लॉन्ग टर्म का सेंस आता है। तो ये हमारा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहां पर हम लोग मल्टीपल फैक्टर को वेरिएबल तो नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग 2 फैक्टर को वेरिएबल दिखाते हैं ना। कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं Q इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो यहाँ लेबर भी वेरिएबल है ना, और कैपिटल भी वेरिएबल है। और इसको हम लोग दिखाते हैं आइसो क्वांट से, है ना। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि इसमें 3 पॉसिबिलिटी होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल, दूसरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
रिटर्न टू स्केल, और तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, आइसोक्वांट कैसे, आइसोक्वांट, तो हम लोग इंक्रीज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब बोलेंगे, जब आइसोक्वांट का जो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में शिफ्ट जो आइसोक्वांट करेगा वो दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये 100, 200, 300 यूनिट बढ़ रहा है ना। और उधर बता चुके हैं कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। और जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो सेम यूनिट को उत्पादन करने के लिए मान के चलते हैं यहाँ पर 100 यूनिट का उत्पादन किए और फिर 100 यूनिट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होगा, तो जैसे जैसे और हम बढ़ाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, ये और कम हो जाएगा, है ना, 200, 300। तो यहाँ पर आइसोक्वांट का जो डिस्टेंस है एक आइसोक्वांट से दूसरा आइसोक्वांट वो कम होता जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कम इनपुट में, लेस इनपुट में मोर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना। और डिक्रीजिंग में क्या होगा कि इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना, कि 100 यूनिट यहाँ पर उत्पादन कर रहा था, 200 यूनिट के लिए यहाँ पर ना, और अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस से हम लोग देख सकते हैं, है ना, कि अगर हम कांस्टेंट कर रहे हैं तो आइसोक्वांट जो होगा, हायर आइसोक्वांट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, इंक्रीजिंग में कम होता जाएगा और डिक्रीजिंग में ये आइसोक्वांट का फैलाव बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं फर्म इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को लेके चलते थे, है ना, तो उसी तरह से फर्म इक्विलिब्रियम में यहाँ पर हमको आइसोक्वांट और बजट नहीं बोलते हैं, इसको आइसो कॉस्ट बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन, है ना, वहाँ आईसी बोलते थे और यहाँ पर हम लोग आइसोक्वांट बोलते हैं, समुत्पादक वक्र, और इसको हम लोग लागत वक्र कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है फर्म इक्विलिब्रियम का, है ना, कि बजट ये जो आइसो कॉस्ट लाइन होता है, आइसो कॉस्ट लाइन ये भी उसी तरह से बताएगा कि अगर हम सारा कॉस्ट जो सारा एक्सपेंडिचर जो है अगर एक पे हम खर्च कर देंगे तो कितना हम लेबर को लगा सकते हैं और कितना हम कैपिटल को लगा सकते हैं, और इसका स्लोप जो होता है R/W, है ना, नेगेटिव में होगा, और यहीं पे इसका आइसोक्वांट भी हमारा टच करना चाहिए मिनिमम पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि MRTS लाइन का स्लोप W/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं आइसोक्वांट, है ना, कि आइसोक्वांट का कैरेक्टरिस्टिक या आइसोक्वांट क्या बताता है। तो आइसोक्वांट में हमारा दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है, और जहां पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को दर्शाता है ना। सेम यहाँ पर आईसी कर्व का हायर आइसोक्वांट शो द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, है ना, और इसका डिफरेंट शेप होता है ना, शेप ऑफ आइसोक्वांट। तो अगर आइसोक्वांट लीनियर होता है ना, लीनियर आइसोक्वांट,
तो इसका मतलब होता है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, है ना। मतलब कि ये इस तरह से हो जाएगा कि पूरा पूरी लेबर के बदला हम पूरा पूरी कैपिटल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा जो होता है एल शेप होता है, एल शेप आइसोक्वान, है ना, जिसको राइट एंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल, या फिर लियोनथिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, या लियोनथिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं इसको, या आइसोक्वान, लियोनथिफ आइसोक्वान। तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट और आउटपुट आइसोक्वान। और इसमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो होता है ना, वो जीरो सब्स्टिट्यूशन होता है। लेबर के बदले हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज। नेक्स्ट जो आइसोक्वांट का जो होता है वो किंग्ड आइसोक्वांट, किंग्ड आइसोक्वांट। तो ये ज़्यादातर अगर लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग जो देखते हैं ना, कि कोई भी फर्म जो होता है वो एक प्लांट पे नहीं, एक प्लांट में उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उसको डिफरेंट प्लांट से होके गुजरना पड़ता है ना, जैसे पैकेजिंग का, प्रोडक्शन का, कलरिंग का। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेड हो जाता है। इसको हम लोग किंग्ड कहते हैं, कि यहाँ से यहीं तक हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन, लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। तो प्रैक्टिकल में इसी तरह का पाया जाता है ना। प्रैक्टिकल में हमारा प्रैक्टिकल जो है वो किंग्ड पाया जाता है, किंग्ड आइसोक्वांट, है ना। लेकिन क्लासिकली अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो उसको हम स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट कर्व आइसोक्वांट को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल या क्लासिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वहीं अगर हम, ये तो हो गया आइसोक्वांट, और दूसरा आइसोकॉस्ट। आइसोकॉस्ट, तो आइसोकॉस्ट भी हमारा सेम होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब हम लोग फर्म इक्विलिब्रियम को देखते हैं ना, फर्म इक्विलिब्रियम। तो फर्म इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों होना चाहिए, कि आइसोक्वांट आइसोकॉस्ट लाइन को मिनिमम पॉइंट पे टच करना चाहिए, और दूसरा आइसोक्वांट जो है वो मस्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से दिखाते हैं, MRTS L4K इक्वल टू W/R, या फिर MPL/MPK इक्वल टू W/R। और दूसरा आइसोक्वांट जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। और इसमें हमारा क्या होता है कि फर्म का गोल क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसके लिए मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों ड्यूअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।